Hello, can you hear me? आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चंस कर लेते हैं, लिखना। A monkey is सर आपकी आवाज लो है। आवाज क्या है? लो है। हाँ आप ठीक है। A monkey is climbing up with the help of a rope. With the help of a rope, which can withstand a tension of which can withstand a tension of 360 Newton. If mass of monkey is 30 kg, find maximum acceleration with which monkey can climb. सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hmm. बाकी लोग से हो जाएगा। हाँ सर। कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। करना क्या है, ऊपर चढ़ने वाला कंडीशन है। तो हमने पहले वाले केस में पढ़ा था कि टी जो होता है इट विल बी ए प्लस जी, यही फॉर्मूला होगा। जब मंकी ऊपर चढ़ता है तो टेंशन क्या होता है, एम जी प्लस एम में हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जो देखो जो रस्सी है ना वो कितने का टेंशन विथ स्टैंड कर सकता है। टेंशन विथ स्टैंड कर सकता है कितने का, 360 से। अगर टेंशन 360 से ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, रस्सी टूट जाएगा। तो उस केस में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होगा वो हम कहते, मतलब रस्सी जस्ट टूटने से पहले जो एक्सेलेरेशन होगा दैट एक्सेलेरेशन विल बी मैक्सिमम। तो रस्सी टूटेगा कितना पे, 360 पे। मास कितना है मंकी का, 30 है। एक्सेलेरेशन निकालना है, दिस एक्सेलेरेशन विल बी मैक्सिमम बिकॉज ये इससे ज्यादा टेंशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर जी 10 यूज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 30 से ये कितना टाइम में जाएगा, 12 टाइम्स में। ये जाकर के उधर माइनस होगा, यहाँ से ए मैक्स की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी इतने एक्सेलेरेशन से मंकी क्या हो सकता है, क्लाइंब कर सकता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। एक और लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon is rising up. A balloon is rising up. A balloon is rising up with a balloon is rising up with an acceleration
with an acceleration a rising up with an acceleration a in upward direction, या राइजिंग अप है तो अपवर्ड डायरेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइजिंग अप विथ एन एक्सेलेरेशन a full stop if some mass is detached from it, if some mass is detached from it, it starts to rise up with an acceleration 2a, with an acceleration 2a with an acceleration 2a, then find fraction of mass detached if force acting in upward direction remains constant. सवाल पहले आराम से पढ़ लेना, फिर देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है। सर वो बॉडी का मास बेलून के इक्वल है, बॉडी का मास? कौन से बॉडी का मास? जो डी अटैच हुआ। नहीं, वही तो तुमसे पूछ रहा, उसी का फ्रैक्शन कितना डी अटैच कर रहा है वही तुमसे पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन डी अटैच हुआ। 0.5। 0.5 आंसर है तुम्हारा, मतलब 0.5 फ्रैक्शन, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। बाकी लोग सर कर रहे हैं। सर
2a plus g by a plus g 2a प्लस g जी बाई a plus g। ए प्लस जी। चलो एक आंसर ये है, ये मे भी करेक्ट हो सकता है। अगर तुमने फ्रैक्शन निकाला है, इज दिस फ्रैक्शन और मास? तुमसे ध्यान में सवाल में देख लो कि क्या पूछा गया है। फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द फ्रैक्शन, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मास डी एच एट। फ्रैक्शन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? डी अटैच्ड मास डिवाइडेड बाई टोटल मास, इनिशियल मास। डी अटैच्ड मास डिवाइडेड बाई इनिशियल मास को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल मास बोलते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, हटा दे क्वेश्चन को। समझना क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा है कि एक बलून है, ये एक बलून है, एक मतलब आर्बिट्री शेप में बना रहा हूं। ये एक बलून है और ये जो बलून है ये ऊपर की तरफ ए से एक्सेलेरेट हो रहा है, ठीक है। बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से? ए से। तो अब इसका एक्सेलेरेशन ऊपर क्यों होगा? इस पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा ऊपर सर जी डायरेक्शन बाई में। जी माइनस ए। जी बाई जी जी माइनस माइनस ए। ए। चलो एक और आंसर, तीन लोगों ने सर तीन मैंने आंसर। जो बोला था वो सर वो उलट जाएगा, a plus g by 2a plus g। मैंने ए प्लस जी by डिवाइडेड बाई 2a plus g। 2a प्लस जी। चलो एक और, दो आंसर। देखो अब समझ लो, अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है, या कौन क्या मिस्टेक कर रहा था। ये बलून जो है ये ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो फोर्स होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा ऊपर ले जाने के लिए इसको। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोले जाए तो तुम इसका मास बनाते हैं कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg। तो इस mg का काम क्या होता है? नीचे लाना। ये जो mg है इसका काम क्या होगा? नीचे लाना। लेकिन बलून किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और इसी के चलते जो भी तुम्हारा हाइड्रोजन बलून है या हॉट एयर बलून है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगता है जिसको हम बायंसी फोर्स बोलते हैं। वो पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर्स में चलेंगे। तो अगर यहाँ पे देखोगे, अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाना चाहोगे तो दिस इक्वेशन कैन बी एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन क्लियर है। ये तुम्हारा इनिशियल मास है, इनिशियल मास, इनिशियल मास। एफ क्या है? जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कह रहा है कि इसमें से कुछ मास जो हमने क्या करा? डी अटैच कर दिया। कुछ मास जो हमने है यहाँ से क्या करा? डी अटैच कर दिया। तो मान लो हम यहाँ से कितना मास रिमूव कर दे रहे हैं? स्मॉल एम मास रिमूव कर दिया। कितना मास हमने रिमूव कर दिया? स्मॉल एम मास को हमने रिमूव कर दिया। तो बचा कितना? बचेगा कैपिटल एम माइनस एम। क्लियर है? तुमने डी अटैच कितना करा? स्मॉल एम डी अटैच कर दिया। तो बचेगा कितना? स्मॉल एम माइनस एम बचेगा। तो नीचे जो एम जी लगेगा इट विल बी माइनस एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी। और सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो दैट इज कांस्टेंट। मतलब अभी भी ऊपर कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। लेकिन जो एक्सेलेरेशन अभी वो ए नहीं है, दैट इज 2a। समझ में आया? हाँ सर। सर एम ए यहाँ पे बाई जो 2a प्लस जी, कितना? एम ए बाई 2a प्लस 2a जी। प्लस जी। अगेन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि निकाला, पूछना क्या है, मतलब सवाल में पूछा क्या है। सवाल में क्या फ्रैक्शन पूछा है या फिर मास पूछा है, कि कितना मास रिमूव किया गया या कितना फ्रैक्शन ऑफ मास रिमूव किया गया हुआ, उस पर ध्यान दो। देखो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन निकालोगे तो इक्वेशन विल बी माइनस एफ माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी। इधर कितना होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू 2a। दोनों इक्वेशन कैसे आया? समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब आंसर में ना तो कैपिटल एम आना चाहिए ना तो स्मॉल एम आना चाहिए। आंसर में कुछ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है। और ना ही एफ आना चाहिए। जो भी तुम्हारा आंसर है उसमें ना तो कैपिटल एम ना तो स्मॉल एम ना तो एफ, कुछ नहीं आएगा क्योंकि सवाल में तुमको कुछ मेंशन नहीं किया गया। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो हमें अब यहाँ से निकालना क्या है? तुम्हारा काम क्या है निकालना? समझना, तुम्हें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ मास। देखो फ्रैक्शन ऑफ मास कहने का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मास डी अटैच होगा m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तुमको ये कैलकुलेट करना है क्योंकि तुमने क्या माना? इनिशियल मास कैपिटल M है, डी अटैच कितना किया गया? स्मॉल m करा गया। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मास डी अटैच होगा
दैट विल बी m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यानी इन दोनों रिलेशन से यू हैव टू फाइंड दिस वन। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहला काम f रिमूव कर दो। f रिमूव करने के लिए, f को रिमूव करने के लिए तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन से लाके यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ तुम क्या पुट कर सकते हो? ma प्लस mg माइनस mg प्लस कैपिटल mg स्मॉल mg, ये कितना होगा? m माइनस m 2 है। f को मैंने रिमूव कर दिया, देख सकते हैं ऐसे। अगर f को रिमूव करोगे ये दिखेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ तुम्हें दिखेगा ma प्लस स्मॉल mg बराबर होगा m माइनस 2 है। ठीक है, अब तुम्हें ये वैल्यू निकालना है, तो एक काम करो, जो भी टर्म है उसमें कैपिटल M से डिवाइड कर दो। ये जो भी आया हुआ है इसमें कैपिटल M से अगर डिवाइड करोगे तो दिस विल बी a प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू जी। इधर कितना होगा? 1, या इसको सीधे 2a लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, और इधर होगा माइनस m बाई कैपिटल M इंटू 2a होगा। ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। आप क्या कर दो, ये जो टर्म है इसको उस साइड ले जाओ, जो भी m टर्म वाला है उसको एक साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा? स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। g इधर आकर के ऐड होगा, तो g प्लस 2a, और ये टर्म उधर ले जाओगे तो इधर 2 है तो ये a बचेगा। सो m बाई कैपिटल M विल बी a बाई g प्लस 2a। ये तुम्हारा आंसर है, क्योंकि तुमको ये निकालना था इन गिवन टर्म। एक्सेलेरेशन गिवन है तो उसके टर्म में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो जिसने भी कैलकुलेट करा था m इंटू ए डिवाइडेड बाई जी प्लस 2, उसने क्या करा था? मास को कंसीडर कर लिया था और वो निकाला था डी अटैच्ड मास, ना कि फ्रैक्शन ऑफ मास निकाल रहा था। दिस इज योर फ्रैक्शन ऑफ मास डी अटैच्ड फ्रॉम द बलून। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? चलो, कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सवाल में ऐसे ही देख लिया करो, जैसे इसमें कुछ भी मास के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। मास के बारे में अगर कुछ नहीं बताया हुआ है तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उसमें मास नहीं आना चाहिए। अगेन अब थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो अगेन वो भी तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा और कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ मासेस। या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी इसको बोल सकते हैं। सिस्टम ऑफ मासेस बोल लो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल लो, दोनों सेम चीज है। तो देखो, पहले क्या कर रहा था, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें एक मास दूसरे से अटैच, दूसरा मास तीसरे से अटैच्ड है और मोशन हो रहा है। समझना है, जैसे इस तरीके कुछ प्रॉब्लम है, एक इससे अटैच कर दिया, ये इससे अटैच कर दिया, बहुत सारे मासेस अटैच्ड है और फाइनली एक जो मास है उस पर फोर्स एफ लग रहा है। इस तरीके का बॉडी या इस तरीके के सिस्टम, या फिर ऐसा कुछ तुम्हें दिया हुआ और इसको हम पुश कर रहे हैं एफ फोर्स से। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज तो पक्का है कि जो भी मासेस के बीच में ये सारा ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये इंटरनल फोर्सेस है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा, अगर इस पूरे को इस सिस्टम कंसीडर कर लोगे, ये सारे जो पार्टिकल है उस सबको सिस्टम कंसीडर कर लोगे, तो ये टेंशन और ये टेंशन और ये टेंशन सब क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सारी बात समझ में? जैसे अगर यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटा तो इस पे T1 इधर लगेगा और इस पे T1 इधर लगेगा। सिमिलरली अगर इसको काटोगे तो इस पे T2 इधर, इस पे T2 इधर, इधर काटोगे T3 इधर, T3 इधर। तो अगर रस्सी काट रहे हो तुमको टेंशन दिख रहा है, ये टेंशन T1 किस पे लग रहा है? इस मास पे। अगेन ये T1 दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है इस मास पे, और T2 इस साइड लग रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इस पूरे को अगर सिस्टम कंसीडर कर लोगे, पूरे को सिस्टम कंसीडर कर लोगे, तो ये जो T1 और T1 है ना, ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इंटरनल हो गया, ये उसी बॉडी का, उसी पूरे सिस्टम का पार्ट हो गया। पहले अगर इंडिविजुअल डिस्कस करोगे, समझना, इंडिविजुअली अगर डिस्कस कर रहे हो तो ये टेंशन इस बॉडी पे लग रहा है, T1 इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी,
तो अगर इसका बात करोगे, बस इसका बात करोगे, तो इस पे फोर्स 0 नहीं है, इस पे टेंशन T1 लग रहा है। सिमिलरली अगर इसकी बात करोगे तो इस पे टेंशन T1 इस डायरेक्शन में, टेंशन T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर इंडिविजुअली बात करोगे तो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रुप में ले लोगे, सबको एक सिस्टम बना लोगे, जैसे ही सिस्टम बनाओगे ना, तो ये टेंशन ये टेंशन ये टेंशन सारा क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ सर। तो जैसे ही पूरा सिस्टम लोगे, तब जाकर के टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है, जैसे ये एक पार्टिकल था जिसपे फोर्स इधर F1 लग रहा था, ये एक पार्टिकल है जिसपे इधर फोर्स F2 लग रहा है, और अगर F1 F2 की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये अलग कंसीडर करोगे तो इस पे नेट फोर्स F1 दिखाओगे, ये अलग कंसीडर करोगे तो इस पे नेट फोर्स F1 दिखाओगे। बट अगर इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर लोगे, तो ये एक सिस्टम बनने के चलते अब इस पे जो नेट फोर्स नेट आएगा, फोर्स दैट 0। विल बी 0। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तुम्हारे पास, जिसपे इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जब सबको ऐड करोगे, सबको अगर ऐड कर दोगे, सबको एक सिस्टम बना लोगे, तो तुमको बस वही फोर्स दिखेगा जो तुमने बॉडी पे एक्सटर्नली अप्लाई किया है, जो सिस्टम पे तुमने एक्सटर्नली अप्लाई किया। आ रही है बात समझ में? इंडिविजुअल देखोगे तो इंडिविजुअल में इंटरनल फोर्स दिखेगा, एक्सटर्नल फोर्स दोनों दिखेगा, लेकिन जब सबको एक साथ एक सिस्टम मान लोगे, इन दैट केस जो भी इंटरनल फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बचेगा कौन? बचेगा बस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, जो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वही लगेगा, और जो एक्सीलरेशन होगा, दैट एक्सीलरेशन विल बी ओनली ड्यू टू, जो सिस्टम का एक्सीलरेशन है, दैट विल बी ओनली ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो लिखना, पहले डायग्राम कुछ ड्रॉ कर लो। जैसे ये एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है F1, इसका कुछ एक्सेलेरेशन होगा a1। एक दूसरा पार्टिकल है m2, जिस पे इधर फोर्स लग रहा है F2, इसका एक्सेलेरेशन है a2। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, m3, इधर कहीं फोर्स लग रहा है F3, इसका एक्सेलेरेशन a3, और एक n पार्टिकल है mn, जिसमें इस साइड में कहीं फोर्स लग रहा है Fn, और इसके चलते इसका एक्सेलेरेशन है An। अब अगर इन सबको हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, इन सबको अगर सिस्टम कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इतना ड्रॉ कर लो। इसको ऐसा F वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, F वेक्टर, ये भी तुम्हारा F वेक्टर, वेक्टर और ये वेक्टर। हो गया? सर सर अगर सर इस सब को एक सिस्टम काउंट कर लिया, तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच तो टेंशन नहीं पता कर सकते? टेंशन नहीं, डायरेक्टली तब टेंशन तुमको नहीं पता चलेगा। अगर सबको ऑब्जेक्ट मान लिए तो फिर टेंशन तुम्हें कैंसिल आउट हो गया, या नॉर्मल रिएक्शन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तब तुम वहां से नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हो, फिर तुमको अभी सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले क्या कर रहे हैं, जैसे इस मास के लिए कंसीडर करोगे, इस मास पे फोर्स कौन सा लग रहा है, F1 लग रहा है, तो ये F1 जो है ये कहाँ कहाँ से आ सकता है, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है और एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है। समझो, ये जो मास M1 है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F1। ठीक है, और ये F1 फोर्स किसके किसके चलते आ सकता है, इट मे बी इंटरनल फोर्स और इट मे और बी एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई लिखना चाहेगा मास 1 के लिए, तो वो F1 की वैल्यू क्या लिख सकता है, F1 कैन बी m1 into a1, है कि नहीं? सिमिलरली अगर कोई F2 के लिए, m2 के लिए बात करेगा, तो F2 इस पे लग रहा है, और F2 इज व्हाट, इट मे बी एक्सटर्नल, मे बी इंटरनल, मे बी बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते F2 आ सकता है। तो अगर कोई F2 इंडिविजुअल बॉडी इसकी बात कर रहा है F2, तो दिस कैन बी रिटन एज m2 into a2, क्योंकि इस फोर्स के चलते इसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे करते करते सारे बॉडीज का चेक करोगे, तो लास्ट में तुमको क्या मिलेगा, Fn, जो किस पे काम कर रहा है, इस बॉडी पे। अगेन Fn में बी ड्यू टू
इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, सो इसको क्या लिख सकते हो, mn इंटू an। इतना क्लियर है? आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब जब इसको ऐड करोगे, समझना, इन सारे फोर्सेस को जब ऐड करेंगे, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू Fn वेक्टर, ये बराबर किसके होगा, इधर जो साइड है, जो उस साइड है, मैं मतलब M1 A1 प्लस M2 A2 एंड सो ऑन अप टू Mn An। क्लियर है? सारे वेक्टर, सारे फोर्सेस को इधर ऐड करें, सारे फोर्सेस को ऐड करें तो इस साइड ये मिलेगा, और जो भी राइट हैंड साइड है वो ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब मेन जो चीज है इसके बाद आएगा, देखना जो मेन हमारा क्वांटिटी है वो क्या आएगा। अब देखो, जैसे इन सारे फोर्सेस को हमने ऐड करा, जैसे इन सब फोर्सेस को हमने ऐड करा, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी इंटरनल फोर्सेस होंगे वो सबको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ही तुमने इन सारे फोर्सेस को ऐड करा, सारे फोर्सेस को क्या करा, ऐड करा, तो एक दूसरे पार्टिकल के इंटरैक्शन के चलते जो इंटरनल फोर्सेस आएंगे वो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल ये सारे इंडिविजुअल थे, लेकिन सब तुमने ऐड कर लिया। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल थे उसको तुमने सबको क्या करा, एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। और जब हम सिस्टम कंसीडर करते हैं तो इंटरनल जो फोर्सेस लगते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? सर पर कोई दो फोर्स तो एक ही तरफ हो सकता है। कोई दो फोर्स, हाँ, तो उसमें वही कैंसिल होगा जो इंटरनल फोर्स होगा। और कभी भी इंटरनल फोर्स, जैसे दो बॉडी की बात कर रहे हो, मान लो ये दो बॉडी हमने कंसीडर करा, तो इनके बीच में जो इंटरनल फोर्स लगेगा वो इधर, और इस पे जो इंटरनल फोर्स लगेगा वो इसका डायरेक्शन इधर होगा। हाँ, इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटरनल फोर्स हमेशा कैंसिल आउट करेगा, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला इंटरनल फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करेगा। मतलब हमारे पास अगर 10-12 बॉडीज है तो सबके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, एक बॉडी दूसरे पे, दूसरा बॉडी तीसरे पे, तीसरा बॉडी चौथे पे, ऐसे फोर्स लगाएगा, और उसके चलते रिएक्शन पेयर जनरेट होगा। तो वो एक्शन रिएक्शन जो पेयर है, जब सारे फोर्सेस को ऐड करोगे तो वो अपने आप को खा जाएंगे। ठीक है, और जो फोर्स बचेगा, दैट फोर्स विल बी ओनली एक्सटर्नल फोर्स, जो उस सिस्टम पे काम कर रहा होगा। मतलब अगर इंटरनल फोर्सेस सब खा गए और तुम्हारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि बॉडी पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। मतलब ये सब ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और ये वैल्यू, ये पूरा सिस्टम, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या चेंज हो जाएगा, बस एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये बराबर होगा M1 A1 प्लस M2 A2 एंड सो ऑन अप टू M3 A3, या M लास्ट वाला लिख दो MN AN। यहां से यहां कैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैंने इन सब के जगह F एक्सटर्नल क्यों लिखा, ये क्लियर है? हाँ सर। जिसको भी कंफ्यूजन हो बोलो। सर वो एक बार और बता दीजिए। एक बार और समझ लो, जैसे चलो 4 लेकर के समझा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि इस पे एक फोर्स लग रहा था F1, डायरेक्शन अब किधर था वो मैं भूल गया, अब समझो क्या हो रहा है। ये जो F1 है, मैंने क्या बोला, F1 ये जो है इसमें दोनों का पार्ट हो सकता है, F एक्सटर्नल भी इस पे लग सकता है प्लस F इंटरनल, ये दो के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। क्लियर है इतना? ये जो F1 है इसमें क्या क्या पार्ट है, F एक्सटर्नल भी है और F इंटरनल भी है। अब यहाँ पे कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, समझना। तो ये जो पार्टिकल है इससे इंटरेक्ट कर सकता है, ये पार्टिकल इससे इंटरेक्ट कर सकता है, ये पार्टिकल इससे इंटरेक्ट कर सकता है कि नहीं, करेगा? अब हाँ। मान लो कि ये जो पार्टिकल है इससे जब इंटरेक्शन कर रहा है तो एक फोर्स आ रहा है F डैश। तो अगर ये F डैश इधर की तरफ लग रहा है तो ये पार्टिकल इस पे F डैश इधर की तरफ लगाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर ये पार्टिकल जो है इससे इंटरेक्ट करेगा तो इस पे अगर F डबल डैश लग रहा है इसके चलते, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में F डबल डैश वो भी लगा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर इस पार्टिकल का इससे बात करोगे तो अगर इस पे F ट्रिपल डैश लग रहा है तो इस पे भी F ट्रिपल डैश लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। अब देखो समझो, ये जो F इन है ना, F इंटरनल फोर्स है, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, इससे
इससे और इससे मिलके बन रहा है एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश से मिलके क्या बन रहा है, एफ इंटरनल फोर्स बन रहा है। आ रही बात समझ में? एफ इंटरनल फोर्स इन तीनों से मिलके बन रहा है। तो अगर इंडिविजुअल कंसीडर कर रहे हो देन दिस F1 दिखेगा तुमको, ठीक है ना। जब एक बॉडी को कंसीडर करोगे तो उसमें जितनी भी फोर्सेस लग रही है वो सब तुम दिखा सकते हो, वो भले एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो सारी तुमको चमकेंगी। दिख रहा है इधर। लेकिन जैसे इसको सिस्टम कंसीडर करा, इसको मैंने होल को क्या कर लिया, सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो ये एफ डबल डैश इसको खा जाएगा, ये एफ ट्रिपल डैश इसको खा जाएगा, ये F1 डैश इसको, एफ डैश इसको खा जाएगा। सिस्टम करते ही जितना भी इंटरनल फोर्सेस थी वो सब एक दूसरे को क्या कर गई, खत्म कर गई, नलिफाई कर गई। यानी सिस्टम को जैसे ही बनाओगे अलग अलग पार्टिकल से, तो उसमें तुमको फोर्सेस कौन दिखेगा, ओनली दैट फोर्सेस विल बी देयर जो तुमने एक्सटर्नली लगाया है सिस्टम पे, ना कि उनके इंटरेक्शन से जो आ रहा है वो। आ रही बात समझ में? तो इसलिए जब इधर F1 क्या है, बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल लगने वाला फोर्स 1, और F2 क्या है, बॉडी 2 पे इंटरनल एक्सटर्नल लगने वाला फोर्स। Fn क्या है, बॉडी n पे इंटरनल और एक्सटर्नल लगने वाला फोर्स। तो जैसे इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका इंटरनल फोर्स, इसका इंटरनल फोर्स, इसका इंटरनल फोर्स सब एक दूसरे को क्या आ जाएगा, खा जाएगा। तो बचेगा क्या, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो, यानी जो सम्मिशन बचा वो किसका सम्मिशन बचा, सम्मिशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम्मिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फाइनल जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी बॉडी। क्लियर है? हाँ बोलो, अब सर। समझ में आया? और अगर सारे मासेस एक दूसरे से अटैच्ड है, सारे मासेस क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है, जैसे मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ किया था, उस डायग्राम में सारे मासेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, रस्सी से कनेक्टेड है। तो अगर एक को खींचोगे तो सारे उसके साथ साथ चलेंगे। दूसरा मैंने फिगर ड्रॉ करा था जिसमें सारे मासेस, सारे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है। तो अगर एक को पुश करोगे तो सारे चलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ जिसमें अगर एक ब्लॉक को एक्सेलेरेट कर रहे हो तो सारे ब्लॉक एक साथ चलना शुरू कर दिए, एक को हमने एक्सेलेरेट डिस्टर्ब किया, सारे ब्लॉक अगर एक साथ चलना शुरू करें, तो यहाँ से एक स्पेशल केस बनता है, इफ A1 is equal to A2 is equal to A3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, AN तक सारी वैल्यूज अगर एक्सेलेरेशन की बराबर हो गई, जिससे हमने पहले पढ़ा था ना कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें अगर एक मास से दूसरा मास अटैच, तीसरा मास अटैच, चौथा मास अगर खींचोगे उसको, जो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करा था, तो सारे मास का जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी A1 A2 A3 सब बराबर होगा, जिसके लिए हम एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं दैट इज A। तो यहाँ से देखना, तो जो F एक्सटर्नल होगा तुम्हारा, F एक्सटर्नल होगा, यहाँ से A कॉमन, यहाँ से A कॉमन, यहाँ से A कॉमन, तो बचेगा क्या तुम्हारा, M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn इनटू A वेक्टर। क्योंकि सबका जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो ये A कॉमन हो जाएगा। तो बचे क्या तुम्हारा M1 M2 M3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, M1 तो। और अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज मास ऑफ टोटल सिस्टम, ये किसका मास है, पूरे सिस्टम का मास है। M1 अगर M2 M3 M4 सबको ऐड कर दे रहे हो तो बेसिकली वो इंडिविजुअल मास नहीं बताएगा, वो तुमको क्या बताएगा, मास ऑफ होल सिस्टम बताएगा। तो कभी भी अगर तुमको कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है तो हमें वहां पे पता करना, एक्सेलेरेशन निकालना बहुत इजी है। अगर कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया तुमको जिसमें जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन अगर कॉमन है, तो हमें कैसे निकालना होता है एक्सेलेरेशन उस सिस्टम का, पूरे मास को ऐड कर दो, भले कितना भी मास दिया हो, उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स पता कर लो, और वहां से तुम्हें डायरेक्टली सिस्टम का एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ से देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन ऑफ M, समीशन ऑफ M कहने का मतलब है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और ये देगा एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से ये रिजल्ट डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो कभी भी किसी भी सिस्टम ऑफ मास के लिए। अगर कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इक्वेशन यूज करोगे, काम बन जाएगा तुम्हारा। अभी हम सॉल्व करेंगे इस मेथड को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है? अब जो यहाँ पे चीजें है उसको देख सकते हो कि F एक्सटर्नल का क्या मतलब है। अगर EF ऐसा लिखा हुआ है तो ये है
एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स। और ये समेशन का क्या मतलब होता है? मास, मास जो है ये तुम्हारा टोटल मास इन द सिस्टम। और ए का क्या मतलब होता है? कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि सारे मासेज जो है वो सेम ही वैल्यू से एक्सेलरेट हो रही है। हो गया? हटा दे इसको। हाँ सर। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और इसको थोड़ा आगे भी ले सकते हो, एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। समझो, ये जो डायग्राम है इसको देख के तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, एक इंडिविजुअल मास की बात नहीं करेंगे, पूरे सिस्टम का बात करेंगे। तो अगर इन तीनों को एक सिस्टम माने, तीनों को हम क्या कंसीडर करें? एक सिस्टम अगर कंसीडर कर रहे हो, तो इस पे लगने वाला जो इंटरनल यहाँ पे टेंशन और इंटरनल यहाँ पे टेंशन है वो एक दूसरे को खत्म कर देगा। बचेगा क्या तुमको? ये फोर्स बस बचेगा, क्योंकि ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है जो इस सारे बॉडीज को पुल कर रहा है। एक्चुअली ये लग रहा है इस पे, लेकिन थ्रू आउट द सिस्टम देखोगे तो ये सिस्टम पे लगने वाला नहीं। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो अगर एफ एक्सटर्नल देखोगे इस क्वेश्चन में, तो एफ एक्सटर्नल विल बी हाउ मच? 150 न्यूटन। और अगर सिस्टम का मास देखोगे समीशन एम, तो सिस्टम का जो मास होगा इट विल बी हाउ मच? 15 प्लस 10 प्लस 5, 15 प्लस 10 प्लस 5 मींस इट विल बी 30 kg। और तुम्हें फॉर्मूला पता है कि एफ एक्सटर्नल जो होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वल टू समेशन, हाँ क्या होगा? ए, सो यहाँ से ए जो आएगा इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हम क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि ध्यान से देखोगे तो अगर ये आगे की तरफ चल रहा है तो इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तभी हम जाकर के ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। अगर सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता, फिर हम यूज नहीं कर पाते यहाँ पे। अब आगे पढ़ेंगे जब स्प्रिंग के बारे में, तो स्प्रिंग में हम देखेंगे कि हम ये सिस्टम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये वाला, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग हो सकता है। सेम हो सकता नहीं, डिफरेंट और डायरेक्शन सेम हो गया। क्या 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 बोल रहे पुली हो? का पुली का केस में पुली क्या हो पे रहा? कोई दो बॉडी झूल रहा है नीचे की तरफ, हैंगिंग कर रहा है, तो उसमें एक्सीलरेशन तो सेम हो
होगा, एक ही हम्म। तरफ ऊपर के, एक ही तरफ नीचे की। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगा। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, अभी उसके लिए पुली और मास का भी एक क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आ गया। अगर तुमने एक का एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, तो अब टेंशन में निकाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है, टी लग रहा है, या T1 ले लो। तो इसी T1 के चलते ये ए से एक्सेलेरेट करेगा, इसी T1 के चलते ये क्या करेगा, एक्सेलेरेट करेगा। तो T1 विल बी हाउ मच, 5 into 5। हाँ, ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इट विल बी हाउ मच, 25 न्यूटन। अब यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे T2 इधर की तरफ और इधर T2 की तरफ। अब इन दोनों किसी ब्लॉक को, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, दोनों में किसी एक को यूज करके यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट 75 न्यूटन T2। आएगा। हाँ, तो अगर इसको यूज करते हैं तो इट विल बी 150 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 15 into 5। 5। सो यहाँ से T2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी 75 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे ना, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अलग अलग इक्वेशन बना रहे थे। उस अलग अलग इक्वेशन से पहले टेंशन सिंप्लीफाई करके, फिर एक्सेलेरेशन सिंप्लीफाई करके, या फिर पहले एक्सेलेरेशन का सिंप्लीफाई करके फिर टेंशन निकालते थे। बेसिकली वहां पे हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता था अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। बनाने के बाद हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, फिर निकालते। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, ये जो है तुम्हारा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल गया, सबका एक्सेलरेशन सेम है। तो इसका, ये इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसके चलते आ रहा है, टेंशन के चलते, क्योंकि और कोई फोर्स तो इस पे लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन पढ़े ही नहीं है, तो फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। यही एक फोर्स लग रहा है, तो इसके चलते ये, या तो फिर यहाँ से निकाल लो, फिर यहाँ से निकाल लो, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है, किसी से भी T2 निकाल सकते हो। क्लियर है? सर वो सेकंड समझ वाला में? एक बार बता दे, वो T2 से। कौन सा, ये वाला? देखो, T2 इस पे लगने वाला, ये जो बॉडी है इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, इधर 150 न्यूटन और इधर T2। T2 और ये ब्लॉक इधर एक्सीलेट हो रहा है कितने से, तुमने अभी निकाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलेट हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 150 माइनस T2 किसके बराबर, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, सर 15, समझ गया। एक्सेलरेशन कितना है, 5, निकल गया। या फिर यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इधर T2 निकालना है, T1 तुमने जस्ट निकाल लिया पहले, तो ये कितना है 25 है, इसका मास 10 है, एक्सेलरेशन 5 है। तो T2 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 10 into 5। तो यहाँ से अगेन T2 विल बी 75। किसी भी से भी निकालोगे T2 75 भी आएगा, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जिसने हाँ, ये पुली वाला पूछा वो थोड़ा समझते हैं कि अगर पुली वाला पूछ रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर तुमसे पुली के रिगार्डिंग पूछ रहा है, फिर कैसे करेंगे। इसका मास मान लो 10 kg और इसका मास मान लो 5 kg। अगेन तुमसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। जितने भी मास यहाँ पे है सबका तुमको एक्सेलरेशन पता करना है। अब इसको अगेन इस मेथड से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। समझो, अगर इसके पे बात करोगे, अब इस सिस्टम पे लगने वाला पहले एक्सटर्नल फोर्स भी दिखाएंगे। सिस्टम पे लगने वाला क्या दिखाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करोगे तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ 100 न्यूटन और इस पे लगेगा इधर की तरफ 50 न्यूटन। और ये बात समझ में, ये जो भी रस्सी वाला हाँ, सर। कंसेप्ट है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस पे कितना लग रहा है 100 न्यूटन नीचे की तरफ इधर, और इस पे है 50 न्यूटन नीचे की तरफ इधर। ठीक है, अब इसको जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा है सिस्टम ऑफ मासेस, उसके थ्रू अगर सॉल्व करें तो दिस सिस्टम कैन बी चेंज्ड लाइक दिस। समझना, अभी सिस्टम पे इधर लग रहा था कितना 100 न्यूटन और इधर लग रहा था कितना 50 न्यूटन, ऐसा लग रहा है। ये जो सिस्टम यहाँ पे है ना, इसको मैंने इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ कर दिया, इस तरीके का कुछ ड्रॉ कर दिया। सर अगेन हाँ बोलो।
सर पर इसमें तो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन पे है और वो जो सिस्टम है उसमें तो फोर्सेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्सेस एक डायरेक्ट, हाँ वही तो, उसी को तो समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब समझो, ये जो सिस्टम है ना, इसमें 100 न्यूटन नीचे की 100 न्यूटन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और इसमें 50 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है। समझो, एक्सटर्नल फोर्स का अगर इस डायग्राम से देखोगे, एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है, अगर ये नीचे जाएगा ए से, तो ये ए से ऊपर जाएगा। ठीक है। अब उसको, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, ये जो नेगेटिव डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है इसका और इसका, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या करा, इस फिगर का एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करा कि अगर ये 100 न्यूटन, अगर ये इधर ए से जाएगा, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी ए से इधर जा रहा है। इधर फोर्सेस एक साथ थी, एक्सीलरेशन अलग अलग था। देखो, फोर्सेस एक डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन एक का ऊपर एक का नीचे। अब इसको हम सिस्टम ऑफ मासेस में कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, उसको समझने के लिए हमने क्या करा, अब इसको खोल दिया, ऐसे ऐसे सीधा कर दिया। तो सीधा कर दोगे ना, तो देखो क्या होगा, ये मतलब ये जो पुली था ना, जो यहाँ पे हमने लगा करके रखा था, उस पुली को ऐसे ऊपर करोगे तो ये सिस्टम बन जाएगा। पुली मान लो यहाँ पे है, हाँ जैसे सर। इसको टाइट करके ऊपर खींचोगे ये सिस्टम बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग इन सब का एक्सीलरेशन होगा। अब इसको क्या करना है ना, हम सीधा करके समझ रहे हैं कि एक्सीलरेशन अगर सेम हो जाए, यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ है, उसको इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखोगे तो नेट जो फोर्स होगा एफ एक्सटर्नल EXT, इट विल बी 100 माइनस 50। एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 50 होगा। कितना, ये एफ एक्सटर्नल 100 माइनस 50 क्यों लिख रहा है, अगर इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है। और अगर यहाँ से मास वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, वो होता है समीशन ऑफ मास, मतलब 10 प्लस 5 50। ए निकालना है तुमको, ये 50 के बराबर होना चाहिए। सो ए विल बी हाउ मच, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो या तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और अगर ऐसा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो फिर तुम्हें कैसा करना पड़ेगा, देखो फिर इसको जब सॉल्व करोगे तब तुम जैसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सॉल्व कर रहे थे, T1 ऊपर, इधर T1 ऊपर, वैसे करोगे। वैसे करने के लिए यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन लाके सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये हम क्यों कर पा रहे हैं ना, ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हम यहाँ पे मान के आ रहे हैं कि ये जो ए है और ये जो ए है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम सेम है। तभी जा करके जो पिछला वाला कंसेप्ट था, ये वाला एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन ऑफ मास इनटू ए, ये तभी यूज करते हैं जब क्या हो, सारे बॉडीज का एक्सेलेरेशन एक डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। सारे बॉडीज का डायरेक्शन एक तरफ हो रहा हो और उस पे लगने वाला, पूरे सिस्टम पे लगने वाला एफ एक्सटर्नल, तो पूरे सिस्टम पर ये जो सिस्टम है, यहाँ से तुमको एक्सेलेरेशन अलग अलग डायरेक्शन दिख रहा है, तो उसके लिए हम एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करें। और इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है, ये है तुम्हारा, जहाँ पे फोर्सेस क्या हो गई, अगर इसको खींचोगे तो ये 3 न्यूटन उधर की तरफ, ये 50 न्यूटन इधर की तरफ, और बॉडी में जो एक्सीलरेशन होगा उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मानेंगे, ना कि अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन अलग अलग है, फोर्स सेम डायरेक्शन में है। इधर फोर्सेस हम अलग अलग डायरेक्शन में ले लिए और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में। ठीक है। सर वो 10 kg का एक पूरी लगा जाए तो वो तो इस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा। क्या लगा दे, 10 kg का एक पुली दूसरा लगा दे तो उसमें दो बॉडी नीचे की तरफ हैंगिंग हो, तो इसने जो मेथड है वो तो अप्लाई नहीं हो जाएगा। 10 kg पुली को मास देना चाहते हो, नहीं सर, मैं बोलना चाहती हूँ सर 10 kg का एक दूसरा पुली लगा दीजिए वो 10 kg का तरफ, और दो बॉडी नीचे की तरफ हैंगिंग कर दे, तो ये मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अरे नहीं, स्पेशल मेथड है तो स्पेशल चीजें पे ही लगेगा ना, एक मेथड सब पे थोड़े लगा सकते हो, क्योंकि ये स्पेशल मेथड है तो स्पेशल क्वेश्चंस पे ही लगेगा, सब पे थोड़े लगा लोगे। जो बेसिक मेथड है उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। बेसिक मेथड क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ, जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, न्यूटन सेकंड लॉ, वो बेसिक है, वहां से कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करो, इक्वेशन बनाना पड़ता है, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको
तुमको स्पेशल केस से सॉल्व करना है, स्पेशल मेथड से सॉल्व करना है, तो हर जगह थोड़े लग पाएगा, ठीक है, हर जगह नहीं लगा सकते उसको। तो लगाने के लिए कंडीशन होता है कि बॉडीज, अगर ये इक्वेशन लगा रहे हो तो कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन बॉडीज का सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर ऐसा बॉडी हो जिसका इक्विवेलेंट एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हम कंसीडर कर सके, तो वहां पे लगा सकते हो। फिर वहां से एक्सटर्नल फोर्स पता करेंगे, नेट मासेस पता करेंगे, टोटल मास पता करेंगे, तब जा करके लगाएंगे। हर जगह थोड़े लगा सकते हैं, हर जगह अगर लगाना होता तो यही सीधे बता देते। पीछे का जो सारा चीज डिस्कस करें वो करने का क्या मतलब बनता है, अगर सब जगह ये फॉर्मूला लग जाता तो पूरा न्यूटन लॉ पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इतना 10 क्लास क्यों लेते, एक क्लास में खत्म हो गया रहता अब तक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अगर इसी से काम बन जाता तो। इससे काम नहीं बनता, इसलिए बाकी सारी चीजें भी पढ़ानी पड़ती है, वो हमारे लिए भी आसान होता, तुम्हारे लिए भी आसान होता। तो स्पेशल अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तभी इस मेथड से सॉल्व करोगे, नहीं तो जो तुम्हारा बेसिक मेथड है जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। अब तुम बोलोगे कि हाँ, बोलो बोलो। किसी में भी अगर दो एक्सीलरेशन सेम हो जाए तो उसको एक मान सकते हैं एक सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अगर बहुत सारी मासेस है, सुन लो, किसी भी सिस्टम में क्या है, बहुत सारे मासेस है, और उन सारे मासोस का एक्सेलेरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है, किसी भी सिस्टम, कितना भी बड़ा सिस्टम ले लो, दो मास का हो या 1000 मास का हो, लेकिन अगर सबका एक्सेलेरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, तो उसी में ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन ऑफ मास इनटू ए, तभी ये लगाएंगे। और ये किसके लिए है, सिस्टम ऑफ मासेस के लिए है। एक मास के लिए तो सोचना ही नहीं है, एक मास के लिए सीधे क्या होता है, एफ इंटू एम है। हमें क्या सोचना है, पूरे सिस्टम के लिए सोचना है, तो पूरे सिस्टम के लिए सोचना है तो तुमको क्या चाहिए, एफ एक्सटर्नल चाहिए, टोटल मास चाहिए। ये ए तुमने देखा ना, A1 A2 A3 A4 ऐसा करके आया था, उसको हम ए से रिप्लेस क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने माना था कि सारे मासेस का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, सेम है, तब जाकर के ए कॉमन आया था। तो भले वो 2 मास हो, 3 मास हो, 4 मास हो, 10 मास हो, 1000 मास हो, अगर सबका एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में है तो हमें जरूरत किसकी होती है, टोटल मास की, और नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स की। उससे तुम इजिली ईच मास का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो जो बोल रहा था कि अगर 2-3 पुली और लगा दे, जैसे ये पुली लगा दिया, एक यहाँ लगाया, ऐसे एक यहाँ से मास हैंग कर दिया, यहाँ से एक ऐसे मास हैंग कर दिया, तो क्या तुमको यहाँ दिख रहा है कि दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्या बोल सकते हो कि इस मास का एक्सेलरेशन और इस मास का एक्सेलरेशन सेम होगा, या किसी भी तरीके से क्या तुम सेम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर इसका देखोगे, ये अगर A1 से ऊपर जाएगा तो मे बी ये A2 से नीचे आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड ही अलग अलग हो गया, तो डायरेक्शन को कभी भी तुम कुछ भी करके उसको सीधा नहीं कर सकते हो, ताकि दोनों एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे एक एक्सेलरेशन से, तो इसमें तो वो लगेगा ही नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, हो गया। हाँ सर। और भी इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे एक और सॉल्व करते, लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F such that find the value of force F such that both masses move together, such that both masses move together both masses move together, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, 5 kg does not slip over 10 kg। एक साथ चलने का मतलब है कि 10 kg के रेस्पेक्ट में 5 kg जो है वो रेस्ट में है, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं 5 kg does not slip over 10 kg, full stop। also find normal reaction acting between them, also find normal reaction acting between them। ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री।
लिख लिया सबने प्रॉब्लम? देखो सवाल में बता दिया तुमको कि ये दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक इसके अलोंग, इस अगर इसके रेस्पेक्ट में बैठ के देखोगे, मतलब अगर कोई 10 केजी पे बैठ गया तो 10 केजी पे बैठ के देखोगे तो ये 5 केजी उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में चल ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब जो जितना एक्सेलेरेशन इसका है उतना ही एक्सेलेरेशन इसका भी है। आ रही बात समझ में? वो जो सवाल दिया वो उस लाइन का मतलब ये है कि अगर इस पे बैठ के देखोगे तो ये मोशन में नहीं दिखेगा, मतलब जितने से ये एक्सेलेरेट कर रहा है उतने ही से क्या करेगा, ये भी एक्सेलेरेट करेगा। और चूंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों बॉडीज का जो एक्सेलेरेशन होगा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो इस सवाल को देख करके तुम पता लगा सकते हो कि हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल में जो जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको देख करके तुमको समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ये कहाँ से सॉल्व होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से सॉल्व हो सकता है। तो अगर देखोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पार्टिकल, इस दोनों बॉडी पे कितना है, अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करा जाए तो F। बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एफ है। और लेट कॉमन एक्सेलेरेशन भी ए, लेट कॉमन एक्सेलेरेशन बी ए। अगर कॉमन एक्सेलेरेशन ए है तो तुम लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू 10 + 5 × ए, आया ना? जो भी बॉडी का कॉमन एक्सेलेरेशन है, मतलब ये भी ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, ये भी ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, और तभी इस पे बैठ के इसको देखोगे तो ये रेस्ट में दिखेगा। ये इक्वेशन लिख सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। देखो अब ये जो इक्वेशन है, क्या इससे तुम फोर्स निकाल सकते हो? इस एक इक्वेशन के यूज से क्या तुम फोर्स निकाल सकते हो? नहीं सर। नहीं निकाल सकते हो नहीं। क्योंकि दो अननोन है। तो फिर अब हमें यहाँ पे इनसाइड में जाना पड़ेगा, मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तब जा करके तुम सॉल्व कर पाओगे। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, समझना, अगर इस 5 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इस पे कौन कौन सा फोर्सेस दिखाओगे? एक इधर की तरफ, या इधर की तरफ दिखाने के बजाय मैं सीधे दिखा दे रहा हूँ, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग 50 sin 30 डिग्री। ये डायरेक्टली तुम अब दिखाना सीख लो। जब भी इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगेगा, mg का कंपोनेंट कौन सा लगेगा, साइन कंपोनेंट। क्लियर है कि नहीं? हाँ और सर। एक और फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा 50 cos 30 डिग्री, ये mg का कंपोनेंट। अब ये जो ब्लॉक है इसको धक्का देगा इधर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N1 से, और इन सारे फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के चलते ये जो बॉडी है जो 5 केजी वो ए से इधर एक्सेलेरेट हो रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो पूरा बॉडी है, इस पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या? एफ फोर्स इस पे दिखा सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिखा सकते हैं, ये पहले ही बताए थे। तो ये गलती नहीं करोगे कि इस एफ फोर्स को कभी भी इस पे नहीं दिखाएंगे। अब से समझो, अगर ये एक्सीलरेशन इधर की तरफ हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो हमें पता करना होगा। ये एक्सीलरेशन अगर देखोगे तो ये एक्सीलरेशन किसके चलते आ रहा है? ये एक्सीलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसी के चलते, है कि नहीं? तो तुम बता सकते हो कि इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं? बोलो, क्या तुम्हें कोई आइडिया है इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके क्या होंगे, ये सारी चीजें मिलके तुमको एक्सीलरेशन का इक्वेशन देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, तुमको बोले थे कि इस क्वेश्चन को अगर तुम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करोगे, समझना, अगर ये जो गिवन क्वेश्चन है इस पे बैठ के अगर सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और जब इस पे बैठोगे तो तुम्हें सूडो फोर्स का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही तुम इस पे बैठे, जैसे ही तुम इस पे बैठे, अब ये ए से एक्सलेट नहीं करेगा, ये रुका हुआ पे बैठने का मतलब क्या है, स्लिप नहीं कर रहा है। तो तुम इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मत बनाओ, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, और समझना, देखना कितना इजी हो जाएगा। जैसे इसके रेस्पेक्ट में बनाओगे ना तो ये खुद ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, किधर की तरफ, इधर की तरफ।
ये पूरा सिस्टम अगर ए से एक्सीलरेट कर रहा है तो 10 केजी पे कोई 10 केजी का एक्सीलरेशन की तरफ राइट की तरफ, अगर 10 केजी पे बैठोगे तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो किसको मिल जाएगा, इसको मिलेगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, इस 10 केजी के रेस्पेक्ट में ये 5 केजी क्या है, रेस्ट में है, इधर की तरफ। तो फोर्स जो लगेगा, इस पे एक फोर्स लगने लगेगा जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, दैट विल बी 5 into A। ये बताना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब जैसे ये तुमने निकाल लिया ना 5A, तुम्हारा काम बन गया, सीधे एक्सीलरेशन तुम पता कर सकते हो। देखना, अब देखो स्लिप नहीं कर रहा है ना, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो भी फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तब तो ये स्लिप नहीं कर रहा है ना। हाँ सर। अरे बात समझ में? तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर फोर्सेस देखोगे तो ये फोर्स है तुम्हारे पास, और कोई फोर्स है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ये फोर्स, और कोई फोर्स तुमको दिख रहा नहीं सर। है? इसका एक कंपोनेंट, इसका अगर कंपोनेंट देखोगे, ये जो फोर्स है 5A, इसका कंपोनेंट देखोगे तो इसके अलोंग एक आ सकता है कि नहीं, इधर की तरफ। इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, एक इधर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये जो 5A है, इट कैन बी ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ लगेगा और एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हमें इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, हमें किसके मतलब है, जो फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लग रही हैं। क्योंकि उसी दो फोर्सेस को अगर तुमने पता कर लिया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक दूसरे को नलिफाई कर रही हैं, तभी इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो ये एंगल, ये जो है ये 5A है, अगर ये एंगल देखोगे तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। उसके चलते इधर एक कंपोनेंट मिलेगा, इट विल बी 5A cos 30 डिग्री। मतलब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, इधर के अलोंग, इस 5A के चलते, इस 5A के चलते कितना आएगा, 5A के चलते जो मैंने इधर लिखा हुआ 5A cos 30 डिग्री। ये 5A cos 30 डिग्री और ये 50 sin 30 डिग्री अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देगा तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर इसको लिखोगे, सो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू 10 kg। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हम कहा चले गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे चले गए। विथ रेस्पेक्ट टू 10 kg 5A cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 sin 30 डिग्री। हाँ या ना? हाँ सर। 5A cos हाँ 30 सर। डिग्री किसके बराबर होगा? अब यहां से देखो एक्सेलेरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिल हाँ गया। एक्सेलेरेशन मिल गया। कहाँ पुट करोगे? यहाँ पुट कर दोगे, फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करा होगा, सॉल्व होता, लेकिन फिर तुम्हें इसका भी अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता। नहीं, फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। सर ए और एंगल एक बार फिर से बता दीजिए, वो 5A का सर जो एंगल। ये 30 डिग्री। हाँ मैथ के स्टूडेंट होगी, बायोलॉजी के पहले ही बताओ। सर मैथ की। मैथ के हो फिर भी एंगल मेरे से पूछ रहे हो। देखो ये हॉरिजॉन्टल है तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल तुम्हारा। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा? ओ ठीक है सर। ये हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर ये 30 डिग्री है क्योंकि यहाँ का एंगल 30, तो ये 30, ये 30। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकलेगा, यहाँ पुट करोगे, फोर्स निकल जाएगा। अब तुम्हारा काम क्या है ना, ट्राई करके देखना कि क्या तुम इसको ग्राउंड प्लेन से सॉल्व कर पा रहे हो इतना आसानी से। एक बार जो जब क्लास खत्म हो जाएगा, जब फ्री टाइम मिलेगा, तो एक बार कोशिश करना ऐसे ही फन के लिए कि क्या इसको हम ग्राउंड प्लेन से, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना है तो कितने स्टेप्स लग रहे थे। यहाँ पे देखोगे तो कितने स्टेप लग रहा है, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। एक बार तुम्हारा काम ही है सॉल्व करके देखना। कहाँ से? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। वहां पे इक्वेशन पे इक्वेशन पे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 3-4 इक्वेशन सॉल्व करोगे तब जा करके ए मिलेगा, और फिर ए पुट करोगे यहाँ पे तो एफ मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहला चीज क्या हमने यूज करा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, ये इक्वेशन लाने के लिए। फिर हमने यूज करा सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स का भी यूज करेंगे जब हमारा क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेट हो गया, फिर इसको सूडो फोर्स लगा करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आया ये वाला चीज?
हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट नहीं है ना? ग्रुप में कोई डाउट नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि डाउट नहीं है तुम्हारा। चलो, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।